Assalamu alaikum YouTube family. How are you? I hope you all are good by the grace of Almighty Allah. Today we will discuss about very important topic menorrhagia. Menorrhagia means heavy bleeding और irregular bleeding. लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम इस चीज़ को समझ लें कि बेसिकली पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल ये होते क्या है। फीमेल्स में जब बच्ची जो है वो 11 से 12 साल तक की एज को पहुंचती है, जिसको हम पबर्टी की एज कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये पास पास जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ का जो वेदर है, एनवायरनमेंट है, उस लिहाज से जो एवरेज एज बनती है पबर्टी की वो 11 से 12 साल है। तो इस एज में जो है बॉडी के अंदर दो नहायत अहम ग्लैंड्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और सिक्रीशन जो एक्सक्रीट आउट जो है हार्मोन्स की सूरत में करते हैं। मींस जब ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन जो है वो खारिज करता है हार्मोन की सूरत में, और वहाँ से ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुँचती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक्टिवेट होकर अपना जो है वो हार्मोन खारिज करके ओवरीज तक पहुँचाता है, जहाँ पे ओवरीज को एक सिग्नल मिलता है ब्रेन की तरफ से कि अब जो टाइम आया है वो है एग को रिलीज़ करने का टाइम है। तो ये दोनों ग्लैंड जैसे ही जो है एक्टिवेट होंगे तो एग जो है वो रिलीज़ होने का टाइम आ जाएगा, जिसको हम ओवल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। यही ओवल्यूशन प्रोसेस यानी अंडे का इखराज जो है, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं, पीरियड्स का नाम देते हैं। तो पीरियड्स के हवाले से बात होगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ, जो है जी मेनोरेजिया। मेनोरेजिया जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग का नाम है, या कह लें कि अमाउंट और ड्यूरेशन दोनों एक्सेस हो जाए, यानी कि ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी भी हो और बहुत लंबे अरसे तक चले। यानी नॉर्मल जो हमारा टाइम होता है वो 3 to 5 डेज़ होता है, अगर 5 डेज़ या 7 डेज़ से एक्सेस करता है तो इसको हम मेनोरेजिया काउंट करेंगे या कंसिडर करेंगे। मेनोरेजिया को हाइपरीमिया भी कहते हैं, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाना। इसके अलावा मल्टीपल ब्लीडिंग हो, टाइम ब्लीडिंग अगर हो जाए, यानी मंथ में जहाँ एक टाइम ब्लीडिंग हो रही है वो 2 टाइम हो जाए, 3 टाइम हो जाए, तो उसको भी हम जो है वो मेनोरेजिया काउंट करेंगे या कंसिडर करेंगे। इसके अलावा अगर दाग लग रहा है बार बार और वो कंटिन्यूसली लगे जा रहा है तो उसको भी हम जो है मेनोरेजिया कंसिडर करेंगे जी। अब बात करते हैं कि इसको समझने के लिए हम डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं मेनोरेजिया को समझने के लिए, कि अगर कोई ऐसी फीमेल जो कि पुबर्टी की एज में पहुंची है बच्ची, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुबर्टी की एज में मेंसेस जो है वो बच्ची के अगर 1 साल के दौरान जो डिस्टर्ब है तो आपको उसमें परेशान नहीं होना चाहिए माओ को, बल्कि वो एक नॉर्मल टाइम पीरियड होता है जो कि कह लें कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है बच्चियों में ये चीज़ देखने में आती है। यूट्राइन शेडिंग लेट हो जाती है, ओवरीज जो है मेच्योर हो रही होती हैं, तो इसलिए जो है उसमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसको टाइम देना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है ब्लीडिंग और बच्ची फेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, HB लेवल उसका कम हो रहा है, तो फिर आप जो है उसको पैथोलॉजिकल कंसिडर करके उसकी मेडिकेशन करवाएं। दूसरा एज ग्रुप जो हम मेनोरेजिया के हवाले से डिस्कस करेंगे वो है मैरिड फीमेल, यानी पहले हमने जो डिस्कस किया वो था अनमैरिड बच्चियाँ। अब हम बात करेंगे मैरिड फीमेल्स के बारे में, कि अगर मैरिड फीमेल में हैवी ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा है और मंथ में या 2 से 3 दफ़ा हो रही है या स्पॉट लग रहा है बार बार, तो उसकी कई वजूहत हो सकती हैं जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के फाइंडिंग्स, बेसिक फाइंडिंग अगर हमारे पास सामने आ जाए तो मेडिसिन रूल आउट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। थर्ड जो हमारा एज ग्रुप आ जाता है वो है जी 40+, यानी मीनोपॉजल एज। मीनोपॉजल एज में ये है कि अगर कोई फीमेल 40+ की एज में पहुंच गई है, जिसको कि हम कह लें कि पुबर्टी की मीनोपॉजल एज कह लें, इस सूरत में भी जैसा कि मैंने पहले बताया कि दोनों एज ग्रुप जो कि पुबर्टी और मीनोपॉजल एज, दोनों एज ग्रुप में 1-1 साल तक जो है अगर चेंज आ रहा है और चेंज काबिल बर्दाश्त है
तो इस सूरत में आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वो डिस्टर्बेंस जो है वो 1 साल तक ऑन एंड ऑफ होती रहती है, जब तक कि बॉडी उस चीज़ में जो है वो एक तरीके से खुद को ढाल नहीं लेती। और हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो रहे होते हैं वो 1 साल के दौरान जो है वो खुद को बैलेंस कर लेते हैं। बॉडी के अंदर वियर और टीयर का जो एक प्रोसेस चल रहा होता है 40+ के बाद, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बॉडी उस चीज़ का आदी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इस एज में चल के जो है वो इश्यूज जो होते हैं उसको रिजॉल्व करना जो है वो आसान हो जाता है। लेकिन अगर जैसे मैंने पहले बात की कि मेनोरेजिया में इस कंडीशन में यानी मीनोपॉजल एज में भी अगर मेनोरेजिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, मंथ में 2 से 3 बार हो रहा है, वही रेपिटेशन हो रही है सारी सिम्टम्स की, तो आप उसको जो है पैथोलॉजिकल कंसिडर करेंगे, उसके लिए फाइंडिंग्स करवाएंगे, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो है सिम्टम्स के आप उसको मेडिसिन दे सकें। अब आ जाते हैं कुछ टेस्ट जो कि हम करवाते हैं, मेनोरेजिया कह लें, इमनोरिया कह लें, या डिस्मनोरिया, किसी भी फीमेल डिसऑर्डर की सूरत में उसमें होते हैं कुछ हार्मोनल टेस्ट वगैरह, कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह, जिसमें हार्मोन्स FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड, प्रोलैक्टिन, इन हार्मोन्स का लेवल जो है वो उसको हम चेक करते हैं कि वो तो नहीं डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा अगर किसी को PCOS का इश्यूज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो हम उसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू चेक करके देखते हैं कि उसको किस तरीके से हम रूल आउट करके उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ, यानी मेनोरेजिया के बेसिक कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से हम उससे बच सकें, अगर उन चीज़ों को अगर हम तरीके से रूल आउट कर ले। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है अगर फीमेल्स में हार्मोन्स इम्बैलेंस है, यानी कि जैसे मैंने हार्मोन्स के नाम पहले लिए FSH, LH, प्रोलैक्टिन वगैरह है, उनका लेवल ठीक नहीं है, तो भी मेनोरेजिया की कंडीशन जो है वो कॉज हो जाएगी। सेकेंड है मीनोपॉजल एज या पुबर्टी की एज में जहाँ हार्मोन्स का लेवल मेंटेन नहीं रहता, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहाँ पर भी हमें प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग या एक्सेसिव ब्लीडिंग की कंडीशन नज़र आती है, जिसको मेनोरेजिया कहते हैं। थर्ड है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस यानी कोई पानी की थैली का बन जाना या खून की थैली का बन जाना, इसकी वजह से भी मेनोरेजिया यानी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 4 है इरोजन्स, यानी बच्चेदानी के मुंह का जख्म जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए और इसकी वजह से आगे चल के जो है वो हैवी ब्लीडिंग हो जाए। नंबर 5 है जी पॉलिप, यानी अगर ओवरी में या यूट्रस में कोई पॉलिप बन जाए या कोई कैंसरियस ग्रोथ बन जाए जो किसी भी रीज़न से हो सकती है, तो इस सूरत में फिर उसके कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें जो है एंडोमेट्रियोसिस का मटीरियल अंदर से यूट्राइन शेडिंग जो होती है उसका मटीरियल लेके उसको टेस्ट करवाया जाता है कि कहीं वो कैंसरियस ग्रोथ तो नहीं है। तो ऐसी सूरत में मेनोरेजिया जो है वो देखने में नज़र आता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी PCOS, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की सूरत में भी जो है मेनोरेजिया देखने में आता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड की तरह सूरत में भी मेनोरेजिया जो है वो देखने में आता है। नेक्स्ट है जी IUCD, यानी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अगर कोई फीमेल जो है इन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रही है जिसमें मल्टी लोड है, कॉपर टी वगैरह है, तो इस सूरत में भी जो है मेनोरेजिया देखने में आता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने कंसल्टेंट से मिलें, अपने फिजिशियन से मिलें और गायनी से, और उनसे इस चीज़ को डिस्कस करें। हो सकता है कि आपकी मल्टी लोड या कॉपर टी वगैरह चेंज करवाने वाली हो, तो बेहतर है कि आप पहले उस चीज़ का हल निकालें, मेनोरेजिया फिर ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जी किडनी या लिवर के मसाइल अगर हो किसी को, हाइपरटेंशन अगर हो किसी को, तो इससे भी मेनोरेजिया हो सकता है। ये तो थी कुछ कॉजेज़। अब बात कर लेते हैं हम सिम्टम्स की कि मेनोरेजिया के कुछ जो है वो सिम्टम्स क्या है जिसको देखकर आप ये डिटेक्ट कर लें कि ये मेनोरेजिया है। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव ब्लीडिंग तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ अगर लॉस ऑफ एपेटाइट हो, एक्सेस थर्स्ट हो, यानी कि भूख का कम लगना और प्यास का ज़्यादा लगना, पेट का तनाव, बैक एक, पॉलीयूरिया यानी कि बार बार पेशाब का आना, यूरिन में जलन यानी बर्निंग सेंसेशन हो जाना, टैकीकार्डिया दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, वेजाइनल अल्सर्स हो जाना, यानी कि बार बार हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से वेजाइना में या उसके इर्द गिर्द ग्रोइन एरिया में जो अल्सरेशन हो जाए, ज़ख्म बनना शुरू हो जाए। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग के बाद जो है पेशेंट जो है वो एनीमिक बहुत हो जाती है, HP लेवल डाउन हो जाता है, पेशेंट जो है वो फेंट होकर गिर सकती हैं।
नेक्स्ट है जी हिस्टीरिक दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती हैं कमज़ोरी की वजह से, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कोई काम करने को दिल नहीं करता। इस किस्म की सिम्टम्स जो है वो देखने में मिलती हैं। जी ये तो थी मेनोरेजिया के हवाले से कुछ डिटेल। अब हम बात कर लेते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि हम मेनोरेजिया के हवाले से पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाते हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो मेनोरेजिया हो, डिस्मेनोरिया हो या फीमेल डिसऑर्डर्स कोई भी हो, उसमें होम्योपैथी का जो एक रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा देखने में आता है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है हमारी एस्टेलेगो 30 पोटेंसी में हम 10 कतरे सुबह शाम जो है वो पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं। उस सूरत में जब किसी की प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाए और उसके बाद जो है वो हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, मेनोरेजिया हो जाए, या फिर अबॉर्शन के बाद अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इस सूरत में भी जो है पेशेंट को ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। सेकेंड मेडिसिन है सबाइना 30 पोटेंसी में, इसके भी 10 कतरे सुबह शाम आप इस्तेमाल करवा सकते हैं पेशेंट को। ये औरतों की बहुत ही अच्छी और बहुत मखसूस दवा है। अगर इनमें मेंसेस का ऑनसेट जल्दी हो, यानी जल्दी आ जाए, और इसके साथ साथ जो क्लॉटिंग भी हो, यानी लोथड़े आपको जो है गोश्त उसके ब्लड के नज़र आए उसके अंदर, ब्लीडिंग के अंदर, तो ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा पीसीओएस की कंडीशन में भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। थर्ड मेडिसिन इसकी हमारी जो है वो है थैलाप्सी बरसा। थैलाप्सी बरसा जो है वो हम क्यूब पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं। उसी तरह से 10 कतरे सुबह शाम पेशेंट को देने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, स्पेशली जब पेल्विक रीजन में, यानी मेनोरेजिया तो है, उसको हैवी ब्लीडिंग है, लेकिन साथ में अगर पेल्विक रीजन में क्रैम्प्स हैं और बहुत ज़्यादा पेन है, तो थैलाप्सी बरसा के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है फेरमेट। फेरमेट को हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एनीमिक हो, ब्लड की कमी हो, कमज़ोरी हो और बहुत अरसे तक जो है वो हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, तो ऐसी सूरत में फेरमेट बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट है जी हमारी मेडिसिन अशोका क्यू। अशोका क्यू जो है ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे कि पहले पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया कि ये यूट्राइन टॉनिक के तौर पर बहुत अच्छी है, फीमेल्स के डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ना सिर्फ यूट्रस को जो है टोन अप करती है, उसके मसल्स को, बल्कि ताकत भी देती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अनमैरिड बच्चियों को डॉक्टर के मशवरे के बगैर अशोका क्यू का इस्तेमाल ना करवाएं, बल्कि ना ही करवाएं तो बेटर है। बाकी मेडिसिन के थ्रू आप उसको जो है ट्रीट करें, क्योंकि ये कुछ हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं जिसको ये बढ़ा देती है, जो कि आगे चल के मसाइल का बायस बन सकती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है जी चाइना 30। चाइना 30 जो है, अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है, लेथार्जिक है, पेशेंट फेंट होकर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, और इसके साथ साथ डार्क जो है कलर का ब्लड आ रहा है ब्लीडिंग के साथ, और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है और पेन भी बहुत है कमर के अंदर, तो इस सूरत में चाइना का रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जी अब हम आते हैं लास्ट मेडिसिन की तरफ, जो है जी बोरेक्स 30। इसको भी 10 कतरे सुबह शाम हम इस्तेमाल करवाएंगे, स्पेशली जब मेनोरेजिया की सूरत में लोअर एब्डोमेन, यानी निचले हिस्से में पेट के दर्द हो, और इसके साथ साथ नौशिया किसी कंडीशन हो, जी मत लाए, उल्टी किसी कैफियत हो, और साथ कमज़ोरी हो और बैक एक हो, तो ऐसी सूरत में बोरेक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जी आज हमने डिस्कस किया कि मेसोसाइकिल क्या होता है, मेनोरेजिया क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, और स्पेशली कि वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हम इसमें इस्तेमाल करवा सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहायत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।